हेलो स्टूडेंट, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर बाय शोभित सर पर। बच्चों, इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। उसमें एक वर्ड यूज आया था, कल आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या बोला था कल? रेजिस्टेंस भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है बच्चों कि जैसे यहां पर अपने पास मेंशन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन अपोजिट ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी कि हम लोग ये बोल के चलें तो अपोज जिसमें वर्ड आया, एक अपोजिशन वर्ड आया, तो अपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा कि यदि कोई हम कंडक्टर की बात करके चलें तो यदि हम लोगों ने ये बोला कि करंट फ्लो हो रही है कंटिन्यूटी में एक ही पाथ के अंदर, तो वहां पर जो करंट का डिस्टरबेंस होगा या करंट को क्या करेगा, जो अपोज करेगा, वो कौन करेगा बेटा? यहां पर रेजिस्टेंस करेगा। कौन करेगा यहां पर आपको? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? अपोज टू फ्लो ऑफ चार्ज। क्या मीनिंग हुआ यहां पर? अपोज टू फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि रेजिस्टेंस का काम हो गया, प्रतिरोध का काम हो गया करंट को क्या करना? अपोज करना है, धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस के बाद में हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया हमारे पास R इज इक्वल टू वी बाई आई। कल हमने ओम्स लॉ रीड किया, V इज इक्वल टू आई आर। वहां से हम लोगों ने देखा R बराबर क्या बोला यहां पर? V अपॉन आई। क्लियर है? आ गया पॉइंट समझ में बेटा? देन नेक्स्ट टर्म की अपन बात करके दे रहे रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द कंडक्टर। उसके क्या क्या फिजिकल फीचर्स हुए? ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स की हम लोग बात करके चले कि फिजिकल फीचर का क्या मतलब हुआ यहां पर। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर जिन जिन पे इसकी डिपेंडेंसी आई है, जिन अंदर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आई, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म रूप के अंदर, तो जो जो इसकी फॉर्म्स आई उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करके चल रहे हैं यहाँ पर, जो हमने कल तक पढ़ा था। ठीक है, देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पर रीड आउट किया I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। ये बेटा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन था, कल अपन ने रीड किया था। ठीक है, I इज इक्वल टू एन ई इंटू वी डी। आ रहा है समझ में यहां तक? फिर वी कौन सी वेलोसिटी थी बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन के अंदर कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ई एम, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा था अपना टो। टो मैंने कल आप लोगों को बताया था बेटा रिलैक्सेशन टाइम, जिसे अपन हिंदी में क्या बोला था? विश्रांति काल। क्या बोला था बेटा यहाँ पर? विश्रांति काल। देन नेक्स्ट हम अपन यहाँ पर बात करके चले, हम लोगों ने क्या किया? एन ई और ई, देन ई स्क्वायर ए हो गया अपने पास, टो हो गया, एम हो गया। हमने इस ई को जो डिनोट किया बेटा यहाँ पर V बाई एल, मैंने आप लोगों को कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी। तो V बाई डी के अंदर कंडक्टर की लेंथ L थी, तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया? D का मतलब हो गया यहाँ पर हमने किससे डिनोट किया? इसको L से डिनोट कर दिया। अब V बाई L के रिगार्डिंग यहाँ पर डिनोट हो गया। हम लोगों ने क्या किया? इस I को हम लोग नीचे लेके आए, तो M और L कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये V बाई L के रिगार्डिंग है, तो M और L कहाँ जाएगा बेटा? इस साइड जाएगा। ML इस साइड गया तो एन ई स्क्वायर ए टो हो जाएगा हमारे पास, तो एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। अब V बाई आई आप लोगों को पता है, V बाई आई का मतलब क्या है? R, तो रेजिस्टेंस हो गया ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला? ML अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू ए। क्लियर है बेटा? यहाँ तक हम लोगों ने बस चेंजेस यही किए इसके अंदर। तो पहला फिजिकल फीचर के अंदर हम लोगों ने बोला कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें दूसरी टर्म में मिला I बाई ए के टर्म में, यहाँ से चाहें तो एक फॉर्मूला और बना सकते हैं I बाई ए, ठीक, सॉरी L बाई ए है यहाँ पर ये, तो L बाई ए के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक टर्म तो ये बोल दी। उसके अलावा हम लोग बात करके रेजिस्टेंस की क्या क्या डिपेंडेंसी है। तो डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? देखो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए ये कहाँ से जनरेट हुआ बेटा? देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, जितना बड़ा वायर लेते जाओगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्या बढ़ता जाएगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? जैसे एज एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा कि आप लोगों ने जो अपने घरों के बाहर जो आरसीसी पोल्स होते हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है वो 100 मीटर होती है, तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन जैसे जैसे वो रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे अपन स्टील टावर्स की बात करके चले, ऐसे वाले टावर देखे होंगे राक्षस वाले जो डराते हैं हमें, ठीक है, इनकी जो लेंथ है, ठीक है, वो कम से कम ये टावर्स होते हैं हमारे 500 मीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो वहां पर जैसे जैसे लेंथ बढ़ी वैसे वैसे क्या इंक्रीज हुआ? पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ। पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। तो हमने ये चीज बोल दी, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद सेकेंड टर्म रेजिस्टेंस जो होगा
वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा कैसे? जैसे जैसे हम लोग, जैसे इस पॉइंट की हम लोग बात करके थे ना, इसके खुद की मोटाई है, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हमने कर ली। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो जैसे जैसे हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो पतला होता जाएगा, तो पतला होता जाएगा तो एरिया क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? उस पॉइंट पे इंक्रीज होता जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। देन आफ्टर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, L बाई ए, क्लियर, रो L बाय ए। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ बेटा? रो L बाय ए, रो L बाय ए हमें डायरेक्ट मीट हो गया। अब यहां पर अपन ने बोला m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो, इसे क्या बोला यहाँ पर? रेजिस्टिविटी, या फिर हमने क्या बोला इस रो को? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे अपन यहाँ पर रेजिस्टेंस करेंगे, तो रेजिस्टेंस हो गया और ये वर्ड क्या हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से डिनोट करा। रो का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग एक ट्रिक से पढ़ते हैं, तो रो बराबर होता है राल। रो बराबर क्या होता है बच्चों? राल, RA/L। रो बराबर राल हो गया, तो RA/L हो गया। तो इस फॉर्मूले के अंदर आओ, RA ये रहा, ये वाला टर्म अपने पास L है, तो RA अपॉन L क्या बचा हमारे पास? NE स्क्वायर टो। तो NE स्क्वायर टो हम लोगों ने यहाँ पर रीड कर लिया। इसे क्या बोला हमने? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में यूज में लेते हैं, हिंदी वर्ड यूज में लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या लेते हैं बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस जो मैंने वो आप लोगों को बोला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, पहली टर्म ये हम लोग ये पढ़ चुके हैं। सेकेंड टर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होगा? अभी बताया मैंने, व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। देन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? देन वर्ड यूज आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब अपन ने अभी देखा, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी बिल्कुल मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि तुम लोग सीधी सीधी सी बात करके चलो बेटा, किसी भी कंडक्टर की ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन का मतलब होता है जैसे ये है 1, ये 2, बेटा ये 2 मीटर का है और बेटा ये 4 मीटर है। ठीक है, एक 2 मीटर में और एक कितने मीटर में है? 4 मीटर में। सेम मटेरियल है। ठीक है, यानी कि हम लोग बोले इसका हमें निकालना है ρ1 रेशो ρ2। सेम मटेरियल का बना हुआ है, समान पदार्थ का बना हुआ है, तो इसका ρ1 ρ2 का रेशो कितना होगा? अब आपके माइंड में कि सर हम फटाफट इस फॉर्मूले पे जाते हैं, R बराबर रो L बाई ए, हम जाएंगे इस फॉर्मूले पे, लेकिन यहां पर हमने क्या बोला? ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर इज नॉट डिपेंड, यानी कि डिपेंड नहीं करेगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। रो क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट टर्म है, यानी कि नियत है, तो इसका रेशो कितना हो जाएगा? 1:1, यानी कि 1:1। आया बेटा यहां तक समझ में? कहीं कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और नीट के अंदर एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1:1 इसका यहाँ पर रेशो होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत बेटा इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? अब देखिए आगे, हमने यहाँ पर इस पॉइंट को देखा कि जैसे जैसे हम लोग रीड करके चल रहे हैं, जैसे जैसे रीड करने का मतलब क्या है कि इन टर्म्स को कैसे रीड आउट कर रहे हैं। अब आप लोगों ने जो फॉर्मूला रीड किया अभी तक, रो इज इक्वल टू E/J, जो अपन ने अभी देखा जस्ट, ठीक है, फॉर्मूला यही तो देखा था अपन ने, तो इसके रिगार्डिंग, रो के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया रो इज इक्वल टू E/J। J का मतलब क्या हुआ? I/A। J का मतलब क्या हुआ? करंट डेंसिटी, यानी कि धारा घनत्व, तो मैंने आप लोग इसके पहले वाली क्लास में बताया था, तो उसका मतलब हुआ J का मीन I/A, तो I/A यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब जैसे रो इज इक्वल टू E/J है, तो J क्या थी? करंट डेंसिटी थी, यानी कि धारा घनत्व था। इसका फॉर्मूला हमने निकाला था NEVD, ये रहा बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा, देखो J इज इक्वल टू I/A और उसके रिगार्डिंग हमने बोल दिया NE इंटू VD।
अब VD की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ से निकालें, VD की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो VD इज इक्वल टू क्या हुआ, यही फॉर्मूला अपने पास सेम फुलफिल है। VD के रिगार्डिंग हमें वैल्यू जो मीट हुई वो क्या हुई, VD इज इक्वल टू E अपॉन NE इंटू रो, NE इंटू रो, ये हो जाएगा भाई, ये है रो इज इक्वल टू E अपॉन NE VD। VD यहाँ चला जाएगा तो रो कहाँ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, E को हमने रिप्लेस कर दिया भाई, VD का फॉर्मूला हम लोगों ने बना दिया, E को रिप्लेस कर दिया V/L, यानी कि V/D। मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास में बताया था V/D बार बार यूज में आ रहा है, तो वहां से फॉर्मूला आया V/L, तो NE रो इंटू L हो गया, ये L है बेटा यहाँ पर, V अपॉन NE इंटू रो L, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर, E इज इक्वल टू V/L के रिगार्डिंग। तो इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मीनिंग हुआ वो किस तरीके से हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे। देखो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, VD क्या होगा, डिक्रीज होगा, और रो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इस चीज को हम लोग कैसे देखें, देखो टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे अपन बात करके चलें, नॉर्मल सी बात समझना इसको, ठीक है। जब मौसम बढ़िया होता है, हम लोग बाइक लेके निकलते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं होती, तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा अच्छा मौसम होता है उतनी ज़्यादा बाइक की स्पीड बढ़ती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ी, आप लोग आराम से गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि जैसे हम लोग आराम से जाएंगे, अब उसी टाइम पे बारिश शुरू हो गई, लेकिन हवा अच्छी चल रही है, तो बारिश शुरू हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका मीनिंग तुम लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, यानी कि बारिश शुरू हुई तो आप लोगों की स्पीड बढ़िया चल रही थी, लेकिन बारिश के बाद में थोड़े टाइम बाद धूप निकल गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यार अब रहने दें, आगे नहीं चले, तो VD क्या हो गया, यहाँ से डिक्रीज हो गया, ठीक है। और VD डिक्रीज होते ही रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो कैसे हुआ रो इंक्रीज, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। भाई मैंने तो आप लोगों को बताया, मौसम अच्छा हो रहा है, आपकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। मौसम और ज़्यादा अच्छा हुआ, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, आप आराम से घूमने चले गए। लेकिन जैसे जैसे धूप निकलने लगती है, अपन क्या कहते हैं कि यार नहीं यार घर पे ही रहें, ज़्यादा आना जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे भी, तो एक दूसरे के इन्वर्सली हो गए, इन्वर्सली होते ही रो VD के इन्वर्सली था, सारी चीज हो गई। व्हेन, ठीक है, L इज इंक्रीज देन VD इज डिक्रीज। तो यहाँ पर अपने पास है कि L इंक्रीज होगा, भाई VD को E को आपने रिप्लेस किया, रो इज इक्वल टू V/NE, ठीक है, VD इंटू में क्या आ गया, रो को रिप्लेस कर रहे हैं हम, L रिप्लेस कर रहे हैं। अब VD को चाहो तो यहाँ लिख दो, रो को नीचे लिख दो, तो VD को लिखेंगे तो VD का जो फॉर्मूला मीट हुआ, VD इज इक्वल टू V अपॉन NE रो L, ठीक है। L यदि इंक्रीज हुआ तो VD क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये तो दिख ही रहा है बेटा, ये L है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो वेल L इंक्रीज देन VD डिक्रीज, VD कैसे डिक्रीज हुआ, समझ आ गया, कहीं कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। देन आफ्टर बात करते हैं हम, दो वर्ड होते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, एक तो है बेटा कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को किस तरीके से देखेंगे, कंडक्टेंस तो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध का उल्टा यानी कि रिवर्स। और कंडक्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता का उल्टा, ध्यान रखना। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि एक तो हम लोगों ने बोला चालकता और एक बोला चालकत्व, तो दोनों चीजें अलग अलग है। एक का मतलब तो हुआ रेजिस्टेंस का उल्टा और एक का मतलब हुआ किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का उल्टा। अब बात आती है कि सर ये कैसे दिया, मोह यूनिट कैसे आई, तो यूनिट बहुत सिंपल है, यूनिट कैसे देंगे, देखो आर की यूनिट क्या होती है, ओम। आप लोगों ने क्या वर्ड यूज किया, क्या है ये, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, 1/R, 1/ओम। ओम का मतलब क्या हुआ, ओम इनवर्स बोल दो या मोह बोल दो, तो पहला तो निकल गया अपने पास मोह, आ गया समझ में। सेकंड वन क्या है, रो इज इक्वल टू, मैंने अभी फॉर्मूला बोला आपको, राल, R/L, ठीक है, आ रहा है समझ में, ओम मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब मीटर स्क्वायर,
लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर। ठीक है, यहां वर्ड क्या यूज है, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ओम का उल्टा मो और मीटर मल्टीप्लाई में इसका उल्टा डिवाइड में आ जाएगा, मतलब मो अपॉन मीटर या मो मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। आया नहीं आया बेटा यहां पर समझ में, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में अच्छे से? ठीक है, आगे देखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंड कैसे करेगा? तो देखिए ये पॉइंट है अपने पास यहाँ पर, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंड किस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट इसको अपन यूज में लेते हैं, किस तरीके से लेंगे देखो, यहां पर मैंने ये चीज फॉर्मूला आपने को पहले बता दिया था। ठीक है, एम एल एन ई स्क्वायर टो अपॉन ए, क्लियर है? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी। जैसे जैसे आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन मतलब होता है टकराना, तो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। और इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जैसे आपस में एक दूसरे टकराते तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, कंटिन्यू बार बार बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, भाई जैसे पहले यहां से थे, ये धीरे धीरे आपस में आके टकरा रहे हैं, अब जैसे जैसे क्या करा है, टकरा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू क्या हुआ, जैसे ही कोई फोर्स लगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, जल्दी से आके टकराएंगे, अब जल्दी से बार बार टकराते जाएंगे, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब बढ़ती जाएगी, और जैसे यहाँ से आने में पहले टाइम लग रहा था, ठीक है 2 सेकंड लग रहा था, लेकिन ये जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, डिक्रीज। देयरफॉर रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो टाइम डिक्रीज होते ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगा, आपको खुद को समझ आएगा कि जैसे पास आएंगे तो कोलिजन बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है तो इनकी एनर्जी भी बढ़ रही है। अब टाइम डिक्रीज हो गया और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर 2 चीज आती है बेटा, एक तो आती है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट को ऑफ रेजिस्टेंस का मीनिंग। ठीक है, किस तरीके से इसको रीड आउट करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है हमारे पास अल्फा। क्या होता है बेटा, अल्फा। अब अल्फा को कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर अल्फा किस तरीके से आया देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है वो हमने बोला साहब क्या है, आर नोड है। नॉर्मल अपन आर नोड मान सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। T डिग्री सेंटीग्रेड पर दैट मीन्स RT बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कुछ भी मान सकते हो भाई, यहां पर मैंने RT और आर नोड की रिगार्डिंग डेरिवेशन कर रखा है तो मैं RT आर नोड मान के चल रहा हूं। ठीक, पहला पॉइंट, यदि मुझे एज एग्जाम्पल समझना बेटा, यदि आप लोगों को ठीक है कहीं पे जाना है, जैसे एज एग्जाम्पल बात करें, मैं खुद कोटा से हूं तो वहां पर क्या है, इस पॉइंट को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो यदि मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है, ठीक है, जैसे दूसरी जगह का मतलब क्या हो गया कि कुछ डिस्टेंस पे ट्रैवल करके चलना है, जैसे 35 किलोमीटर दूर जाना है, तो कोटा के पास में क्या पड़ता है, बूंदी पड़ता है। तो वहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने बोला कि भाई मैंने यहाँ पर जैसे स्टार्ट किया, बाइक लेके मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करूँगा तो मेरे को बूंदी जाके स्टॉप होना है। किसी ने मुझसे पूछा कि आप लोग कितने किलोमीटर चल के आए, या आप कितने किलोमीटर चल के आए, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि भाई 35 किलोमीटर है, लेकिन मैं कब बता पाऊँगा, जब मुझे पहले वाली रीडिंग पता होगी। भाई बाद वाली रीडिंग तो मेरे मीटर में आ रही है, बाइक वाले मीटर में आ रही है, स्पीडोमीटर में आ रही है, लेकिन मुझे पहले वाली रीडिंग पता हो तब मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि मैं 35 चल के आया, 36 चल के आया, 40 चल के आया। सही है, तो मैंने ये बोला कि RT और आर नोड 2 चीज़ है। ठीक है, RT और आर नोड अपने पास 2 थिंग है, तो 2 थिंग है, तो RT माइनस आर नोड यदि मैं करता हूँ तो मैंने क्या बोला आपको, मुझे कौन सी रीडिंग पता होनी चाहिए, पहले वाली या बाद वाली। भाई बाद वाली तो है, पहले वाली पता होनी चाहिए, पहले वाली पता होनी चाहिए, मतलब पहले वाला क्या है, आर नोड। आया समझ में अब? ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने, इनका डिफरेंस प्रोपोर्शनल इनका डिफरेंस। ठीक है, तो RT माइनस आर नोड प्रोपोर्शनल टू, यहां पर मैंने यूज में ले लिया डेल्टा T, ये डेल है बेटा, डेल्टा T। ठीक है भाई, यहाँ तो T माइनस 0 T लिख सकते हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल के अंदर क्या दे देता है, वहां पर T भी दे देता है, 0 भी दे देता है, या कोई वैल्यू दे दी, यहाँ 37 डिग्री दे दिया, यहाँ 17 डिग्री दे दिया, 7 डिग्री दे दिया, तो वो चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 बोली मैंने, इसको इक्वेशन 2 बोला।
1 और 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। अब 1 और 2 की बात कैसे कर रहे हैं देखो, आर टी माइनस आर नोट प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों हैं साथ में कोफिशिएंट, तो आर नोट डेल्टा टी लिख दूं, ठीक है, आर टी माइनस आर नोट प्रोपोर्शनल टू आर नोट डेल्टा टी, और आर टी माइनस आर नोट, ये प्रोपोर्शनल का साइन है उसमें थोड़ा सा, ठीक है, चेंज बना रहा हूं मैं, यहाँ इक्वल लगाया, चेंज कैसे देखो, ये अल्फा है, क्या है बेटा, अल्फा, आर नोट डेल्टा टी, तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट डेल्टा टी। देखिए यहां पर ये जीरो के हिसाब से माने तो डेल्टा टी की जगह ओनली क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर मीट हो गया, डेल्टा टी की जगह क्या मीट हो जाएगा, टी मीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया देखो, इसके बाद में अल्फा का एक और फॉर्मूला लेके चल रहे हैं अपन, R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 मतलब कि 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक, ये 2 का डिफरेंस हो गया, तो 2 का डिफरेंस अपने पास यहाँ अवेलेबल था ही सही। अब मैंने यहाँ पर बोला देखिए R नोट डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितने टेम्परेचर है, 2 टेम्परेचर है, डेल्टा टी कितने टेम्परेचर है, 2 टेम्परेचर है, जब 2 टेम्परेचर है आपके पास तो आर नोट को उससे भी कर दिया, आर नोट को नेक्स्ट से भी कर दिया, और डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, तो अपने को ये फॉर्मूला यहाँ पर इजीली मीट हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बेटा इसमें आ गया, मीनिंग समझ में, क्या बोला मैंने, किस तरीके से यहाँ पर पॉइंट चेंज होगा। अब देखिए नेक्स्ट, R2 इज लेस देन R1, यदि R2 की वैल्यू R1 से कम है, तो दिख रहा है कि R2 कम है R1 से, जैसे इसको मैंने 2 बोला, इसको 4 बोला, 2 माइनस 4, तो आंसर नेगेटिव ही आना है, उसमें कौन सा कुछ अलग आएगा, नेगेटिव आएगा आंसर, ठीक है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर क्या किया मैंने, थर्मल कॉफिशिएंट वाली चीज़ बता दी पूरी, लेकिन इसके अंदर मैं इस पॉइंट को एक बार और बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर अल्फा वाले पॉइंट को, कि अपन ने क्या बोला, इसको यहाँ पर जो बोला अपन ने, देखो पहला पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना बोला था, ठीक है, आर नोट, टी डिग्री पर कितना बोला, आर टी, इसका न्यूमेरिकल आता है बेटा, इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नीट के अंदर बेसिकली इसके क्वेश्चन बनता है, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए ध्यान रख के चलना। दोनों को मिलाया तो आर टी माइनस आर नोड, और मैंने बोला पहले वाली डिस्टेंस के तो आर नोड के हो गया, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला हमने, आर टी माइनस आर नोड प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यहाँ पर क्या बोल सकते हो, टी माइनस 0 बोल सकते हो, ठीक है, ये इक्वेशन बोल दी मैंने 1, ये इक्वेशन बोल दी 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या था, देखो इसको रिपीट करने का रीजन समझ आ गया, नीट में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा इसका, तो आर टी माइनस आर नोड प्रोपोर्शनल टू आर नोड डेल्टा टी, प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या यूज में ले रहे थे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग अल्फा यूज में ले रहे थे, जिसे हमने बोला थर्मल कॉफिशिएंट बोला यहाँ पर, ठीक है, और अल्फा का फॉर्मूला हमने पहले भी मीट किया, अभी मैंने तुम्हें समझाया, और उसके बाद फिर इसी टॉपिक को रिपीट करने का रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अल्फा ध्यान रख के चलना थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है यहाँ पर, ठीक। अब यदि हम लोग बात करके चलें बेटा कलर कोड के लिए, अब कलर कोड के लिए कैसे, देखो एक ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोड का मीनिंग क्या होता है बेटा, जिसे हम लोग बोल के चलते हैं वर्ण क्रम किसी भी प्रतिरोध के लिए। अब वर्ण क्रम क्या है, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। द फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द एंड गिव द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम। शुरू में किसी भी कोडिंग के अकॉर्डिंग 4 कलर होते हैं इसमें, ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस में, तो शुरू के 2 नंबर तो जो होते हैं जैसे कलर के हैं, जैसे बी और वी, 2 कलर है हमारे पास, एक पहला नंबर है बी और दूसरा नंबर है वी के लिए, तो बी और वी, और तीसरा फिर वापस दिख रहा है हमें बी, चौथा दिख रहा है गोल्ड के लिए, तो 4 कलर हो गए। तो पहले के 2 कलर तो होते सिग्निफिकेंट नंबर से डिनोट होते हैं, सिंपल नंबर से डिनोट होते हैं। द थर्ड इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, ये 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, वो डेसिमल मल्टीप्लायर है आपका, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंकों से लिखे जाएंगे, तीसरा 10 की पावर मल्टीप्लायर से लिखा जाएगा, तो मल्टीप्लायर से लिख दिया। द लास्ट थिंग इंडिकेट द टॉलरेंस, ठीक है, इन परसेंटेज द इंडिकेटेड वैल्यू, यानी कि टॉलरेंस का मतलब होता है सहता, सहता के रिगार्डिंग मतलब होता है जो एरर के रिगार्डिंग दिया जाता है, +- 5%, +-10, +-10, +-20 एटसेट्रा एटसेट्रा, और
अलग अलग पॉइंट अपन बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला, जैसे ये रहा अपने पास, जैसे कलर कोडिंग आप लोगों को नजर आ रही है, ये इसकी ट्रिक है। ठीक, ट्रिक क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होगा देखो, इसके अंदर से यहां पर ये होगा बेटा, बी पहला कलर है ब्लैक, बी ब्राउन, आर रोए का आर रेड, ऑफ का ओ ऑरेंज। ठीक है, रोए सॉरी आर ओ वाई है, रेड ऑरेंज येलो, आर ओ वाई रेड ऑरेंज येलो, देन ऑफ। ठीक है, ऑफ यहां पर रिमेन रहता है, ग्रेट का जी, तो जी का मतलब क्या हुआ? ग्रीन, ब्रिटेन का बी ब्लू, हैज यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, इसको रीड नहीं किया जाता। वी का मतलब वॉलेट, जी ग्रे, वाइफ वाइट। तो सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 1 2 3 7। ठीक है, 0 1 2 3 से स्टार्ट करना है, 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ठीक है, टॉलरेंस प्लस माइनस के अंदर यूज में लेना है इसको, +-5 +-10 +-20। ओके डन। अब देखो कैसे, पहला कोई भी क्वेश्चन आप लोग लो, BVB गोल्ड, BVB गोल्ड, बी क्या है? ब्लैक, वी क्या है? वॉलेट, बी यहां पर क्या रहा? सॉरी 0 होता तो ब्लैक, बी है मतलब ब्राउन कलर की रिगार्डिंग। अब ये कलर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, सॉरी ब्राउन कलर था। फिर उसके बाद में वॉलेट, ठीक है वॉलेट कलर है, चलो वॉलेट कलर हो गया। फिर बी है, बी के रिगार्डिंग देखो, बी के रिगार्डिंग कौन सा कलर आ रहा है? ये बी के रिगार्डिंग जल्दी ब्लैक कलर टाइप में शो हो रहा है, ब्लैक। लास्ट वाला कलर क्या है? गोल्ड, गोल्ड हो गया साहब। कोडिंग देख लो, B1। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वॉलेट, वॉलेट कितने पे आ रहा है बेटा? 7 पे, 1 7 मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या है? ब्लैक, ब्लैक कितना है? 0, तो 10⁻�0। ठीक है, क्लियर है? आ गया पॉइंट समझ में? गोल्ड, गोल्ड के लिए यहाँ पर जो ऐड हो गया, तो अपन ने इसको ऐड कर दिया भाई 10⁻0, 10 की पावर यहाँ पर +-5% और लिख सकते हैं। तो गोल्ड के लिए 10⁻0, 10⁻0 की वैल्यू होती है 1, तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 +-5% इन ओम। क्लियर? ऐसे ही देखो, ग्रीन, रेड, उसके बाद में अपने पास आता है ब्लू, देन सिल्वर। ग्रीन कितना है? जल्दी बोलो फटाफट। 5, देन रेड, रेड कितना है बेटा? 2, 52, देन बी ब्लू, 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर क्या हो गई? 6 हो गई है। उसके बाद +-10% क्यों लिया? कौन सा कलर है? सिल्वर कलर है, तो सिल्वर के लिए +-10% इन ओम। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, ट्रिक ध्यान रखना, BB रोए, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हेज हटा दिया मैंने, वेरी गुड वाइफ। वाइफ तो गुड ही बतानी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इसमें। तो ये क्या हो गई अपने पास? पूरी कलर कोडिंग हो गई। 2 to 3 ईयर्स से नीट में इससे क्वेश्चन रहा हुआ है बेटा कि कलर कोडिंग क्या है, या तुम्हारे पास NCERT के अकॉर्डिंग उठाओ, CBSE की बुक्स के अकॉर्डिंग उठाओ, या तुम्हारे RBSE दोनों में NCERT मीडियम चल रहा है उनके अकॉर्डिंग भी अपने पास का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है अनदर कलर फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। जो कलर होते हैं वो किस तरीके से देखो वेरी करेंगे। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझा रखा है कि भाई किस तरीके से अपने पास वैल्यूज डिफाइन होगी। वैल्यूज कैसे डिफाइन होगी देखो, द कलर ऑफ द बॉडी गिव द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने आप लोगों को बताया पहला सिग्निफिकेंट फिगर रेड के अकॉर्डिंग BB रोए। ठीक है, आगे बात समझ में भाई, जैसे रेड एंड है, ये दोनों तो रेड एंड के अकॉर्डिंग डिनोट करती है। कलर कोडिंग आपको दे रखी है, जैसे इसमें YRB गोल्ड, BROY, BB रोए, ROY। ठीक है, तो 0 1 2 3 4, BB रोए 0 1 2, आर आ गया।
बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन आएगा 6 पे, तो 10 की पावर 6, मतलब सीक्वेंस से चलोगे 7 पे बाकी 6 पे। गोल्ड ±5% इन ओम। आया नहीं है बेटा समझ में, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत इसमें, कंफर्म, क्लियर। तो वही कंक्लूजन लिखा हुआ है, देखो द कलर ऑफ द डॉट गिव द डेसिमल मल्टीप्लायर। तो हमें पता ही है कि भाई डेसिमल मल्टीप्लायर देगा तो ब्लू डॉट किसको डिनोट कर रहा है, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 की पावर को डिनोट करेगा, ठीक है। द कलर ऑफ द रिंग गिव द टॉलरेंस, तो टॉलरेंस को डिनोट करेगी, जो रिंग है ये इस तरीके से यहाँ पर शो की हुई है बेटा, ये टॉलरेंस को डिनोट कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है बेटा, इसके अंदर दो कॉम्बिनेशन है अपने पास रेजिस्टेंस के, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सेकंड वन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब कब सीरीज काम करेगा, कब पैरेलल काम करेगा, जैसे आपकी करंट कहीं ज़्यादा आ रही है, ठीक है। सीरीज पैरेलल का मतलब क्या होता है, यदि हम लोग ऐसे बैठते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बैठे हैं, तो ये सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कौन सा है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गया हमारे पास यहाँ पर, आगे बात समझ में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे, देखो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, R = R1 + R2 + R3, और यहाँ लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, R इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट टू ऑल, ग्रेटेस्ट सॉरी ऑफ ऑल, यानी कि R जो होगा इक्विवेलेंट जो होगा सबसे बड़ा होगा, तो बिल्कुल बड़ा होगा क्योंकि सभी को प्लस ही तो करा है, ठीक है। और पैरेलल का क्या लिखा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जो R होगा अब इसमें जो सबसे छोटे से भी छोटा होगा, कैसे होगा अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद देखो कौन सा कॉम्बिनेशन हम लोग रीड कर रहे थे, पहला कॉम्बिनेशन था हमारे पास, कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, देखो 1 2 और ये 3, ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर यूज में ले लिए, और ये कंप्लीट सोर्स मैंने इसको यूज में ले दिया यहाँ पर, ठीक। ये रेजिस्टेंस लगा दिए, R1 R2 R3, ये हो गया V = IR, तो पहला हो गया R1, दूसरा हो गया R2, और तीसरा क्या हो गया बेटा यहाँ पर R3। तो सभी के लिए अपना फिक्स वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब विभव का पतन, प्रतिरोध का काम ही यही था। तो ये हो गया V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब था श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी हो गया एक लाइन में, श्रेणी वही तो होती है, श्रेणी का मतलब क्या हुआ, फिक्स लाइन हो गई एक। तो अब देखो यहां पर हमारे पास एक ट्रिक से हम लोग इसको रीड करते हैं बेटा, सीरीज को सिस्टर यानी कि बहन, ठीक है, सबके बहन होती है, किस तरीके से उसको देखते हुए याद रखना है अपने को, कैसे, SIS ट्रिक हो गई है। फिर कि सर इसका मतलब क्या होता है, सिस्टर का मतलब क्या हुआ, आपने क्या बताया इससे हमें, S का मतलब हुआ सीरीज, I का मतलब हुआ करंट, S का मतलब हुआ सेम। तो सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम रहती है, सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। आगे बात समझ में। तो डिफरेंट क्या होगा, दो ही चीजें, या तो वोल्टेज या करंट है, तो जब करंट सेम रहेगी तो डिफरेंट क्या होगा, वोल्टेज। तो हम लोग बात करके चलें तो V = V1 + V2 + V3, ठीक है, V = V1 + V2 + V3। अब V बराबर क्या है बेटा, IR, अभी बताया मैंने तुम्हें, V1 बराबर बेटा जी IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर क्या हुआ, IR3, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको लेते हुए चलते हैं, IR1 IR2 और IR3 को, I कॉमन आ रहा है, तो R का यही फॉर्मूला तो तुम लोगों ने रीड किया अभी, ठीक है। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n रेजिस्टेंस यानी कि n प्रतिरोध हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, Rn, ठीक है। If all the resistance are same, यदि सभी प्रतिरोध समान हो तो
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा एन आर। जैसे 10 प्रतिरोध है, सबकी वैल्यू 2 ओम है, 2 तो या तो 20 लिख दो 10 बार जोड़ के, या डायरेक्ट कर दो 2 × 10 दैट मीन्स 20। आया नहीं है बेटा यहाँ तक समझ में? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ये हम लोगों ने क्या रीड किया है? सीरीज कॉम्बिनेशन रीड किया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक तो ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई और एक ये चीज़ हो गई आर इक्विवेलेंट। सबसे मोस्ट थिंग हो गई एन आर के रिगार्डिंग। अब कौन सा कॉम्बिनेशन आता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन कैसे बेटा? देखो 1 2 3, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस हो गए। अब सभी के लिए क्या होगा? देखो यहां पर जो होगा इसके लिए, इसकी ट्रिक क्या थी? P, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बेसिकली हम लोग बात करके चलें ट्रिक के लिए। तो यहां पर ट्रिक क्या थी कि PVS, P का मतलब पैरेलल, V का मतलब वोल्टेज, S का मतलब सेम। तो पैरेलल में बेटा वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है। तो डिफरेंट क्या होगी? करंट। तो करंट डिफरेंट होगी, तो I बराबर V/R बोल दूं इसमें, I1 बराबर V/R1 इसके लिए बेटा, और लास्ट वन, ठीक है। एड भी यही करोगे तो I बराबर V/R, V/R1, V/R2, लास्ट वन इज V/R3। V कॉमन आ रहा है तो वन बाय R3, ये पॉइंट हो गया बेटा हमारे पास। 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये मेन फॉर्मूला हो गया। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम, प्रतिरोध समान हो तो, ठीक है, सेम हो, उसके बाद में अपन लेते हैं, इसके पहले चलो एक पॉइंट ये देख लेते हैं कि n रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध n हो, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज n, ठीक है, n नंबर हो तो क्या होगा बेटा फॉर्मूला? ये इक्विवेलेंट के लिए ही है, R1 R2 1/Rn। बताइए आया नहीं आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? इधर आ जाओ, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जैसे n रेजिस्टेंस है तो 1/R 1/R, ठीक है, हो गया सबके लिए n रेजिस्टेंस के लिए। तो टोटल नंबर कितने हैं? n नंबर तक है, ठीक है, ये n वाला पॉइंट हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट मैंने बोला, क्या बोला जाएगा यहाँ पर? टोटल जैसे R एलसीएम आया 1 + 2 + 3, इस तरीके से n हो गया ऊपर, ठीक। तो डायरेक्ट यदि अपन इसको मेंशन करके चलो तो ये होगा n/R, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है? R/n। ये हमें यहाँ पर मीट हो गया। क्लियर है बेटा? यहाँ पर कंफर्म? इसके बाद में बेटा देखो हमारे पास जो आता है वो पॉइंट है कि जो हम लोग यहाँ पर इसको रीड करके चलेंगे। क्या रीड करके चलेंगे? देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ हम लोग किस तरीके से इसको यूज में लेंगे, ठीक है, या सोर्स ऑफ ईएमएफ हम लोग किस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर देखने का तरीका क्या होगा कि सोर्स ऑफ ईएमएफ के रिगार्डिंग या इसके आगे वाली टर्म के रिगार्डिंग, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस मैक्सिमम होता है इसमें व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से इसके अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। तो सेल से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या हो? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है ये
जब कोई करंट का फ्लो सेल के अंदर से नहीं होता, वहां पर क्या कैलकुलेट होता है, ईएमएफ कैलकुलेट होता है, मतलब कि विद्युत वाहक बल के लिए पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट के अंदर हम लोग बात करके चले कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, देखो इसको हम लोग रीड करते हैं यहाँ पर किस तरीके से इसको लिखें। ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कोई करंट ड्रॉ उसके अंदर से नहीं हो रहा, मतलब कोई करंट जा ही नहीं रहा, ठीक है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द क्लोज सर्किट। तो एक तरीके से ये कौन से सर्किट में कैलकुलेट हुआ, ओपन में, और ये किस में हुआ, क्लोज सर्किट के अंदर कैलकुलेट हुआ। आया नहीं है बच्चों समझ में, ये क्लियर है। एक तो ओपन सर्किट के अंदर हुआ और एक क्लोज सर्किट के अंदर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जब आपको पता है वैसे ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो एक तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट हुआ रेजिस्टेंस के, यानी कि प्रतिरोध की क्या हुआ, डिपेंड नहीं किया, मतलब स्वतंत्र हुआ उससे। इसने क्या किया, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंस यूज में आएगा, तो रेजिस्टेंस आएगा तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब प्रतिरोध आएगा, तो विभव का पतन भी संभव होगा, फिक्स है। द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ। जो टर्म थी आपके पास, ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि सोर्स ऑफ ईएमएफ के लिए ही इसको यूज करते हैं, और किसी चीज के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। बट इसको हम लोग मेजर करने के अकॉर्डिंग भी दो पॉइंट के बीच में, कोई भी सर्किट है, सर्किट के दो पॉइंट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द सर्किट। ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द सर्किट। मतलब क्या होगा इसमें, पोटेंशियल जो होगा ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस है ग्रेटर होते हैं, क्यों, इसके बाद वाले टॉपिक के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। However, PD is greater than EMF when the cell is being charged। ये कब कैलकुलेट होगा बच्चों, ये कैलकुलेट होगा however PD is greater than EMF when the cell is being charged। जब सेल चार्ज होगा तभी जाके आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होगा यहाँ पर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी, उन चीज़ों के बारे में, रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े, उसके अलावा हम लोगों ने ईएमएफ पढ़ा है, करंट के रिगार्डिंग पढ़ा, रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग पढ़ा, कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। और इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी अब आपके पास यहाँ पर, उसके अंदर हम लोग जो रीड आउट करके चलेंगे वो टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास यहाँ पर, जैसे सेल के बारे में या इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के रिगार्डिंग रीड करके चलेंगे। ओके, थैंक यू।